Hello everyone, welcome to another lecture of stereochemistry. In previous video, we have seen how geometrical isomer are identified. Okay, तो अब ये जो आइडेंटिफाई किए गए geometrical isomers होते हैं, तो इनको डिटरमाइन करने के लिए, इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है, इनको डिटरमाइन करने के लिए कुछ मेथड्स दी गई है आपके बुक में. तो वो मेथड जो है वो आज हम ये लेक्चर में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो वहाँ पे पहली मेथड क्या है कि अगर हमको स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, अब आपको तो पता चल गया कि भाई वो सिस है या ट्रांस है. सिस और ट्रांस ये आपको पता चल गया पहले तो. उसके बाद में आपको और क्या पता चल सकता है, सिस और ट्रांस के बाद में आपको पता चल सकता है कि वो ई है या जेड है, ई एंड जेड. ये कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता चल जाते हैं. ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन पता करने सिस ट्रांस ई एंड जेड ये कॉन्फ़िगरेशन आपको पता करने के बाद में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं, ये आपको पता करने के बाद में आपको अब ये पता कैसे लगेगा कि ये हमारा स्ट्रक्चर सीसी है या क्या है. तो यहाँ पे कुछ मेथड्स उन्होंने डिस्क्राइब किए हुए हैं. ठीक है, तो वो मेथड्स हम यहाँ पे आज वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए मेथड है. तो पहला है मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट से हम निकाल सकते हैं कि ये आइसोमर सिस है या ट्रांस है, ऐसा बोल सकते हैं. क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि अगर हमने सिस का मेल्टिंग पॉइंट लिया और ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट लिया, तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि भाई सिस 1,2 डायब्रोमोइथिलीन ये जो है ये मेल्ट होता है -53 डिग्री सेल्सियस पे. और ट्रांस उसी का ट्रांस आइसोमर अगर लिया हमने तो वो मेल्ट होता है 6 डिग्री सेल्सियस पे. तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत जल्दी ही मेल्ट हो जाता है सिस वाला, और ट्रांस वाला क्या है, बहुत लेट मेल्ट होता है. तो इससे हमको ये पता चल जाती है कि भाई ट्रांस आइसोमर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है देन सिस आइसोमर. ये हमारी पहली मेथड है मेल्टिंग पॉइंट की. तो आपको बस यहाँ पे इतना ही लिखना है. सेकंड मेथड होती है डायपोल मोमेंट. अब डायपोल मोमेंट मतलब क्या कि चेंज इन द मोमेंट. अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो पे होता है ये सब कुछ. तो अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो पे अगर होगा तो डायपोल मोमेंट हैज द isomers dipole moment of the isomers are quite different. Okay, the cis isomer in general has high dipole moment. अब cis isomer का जो होता है वो high dipole moment होता है. तो अब यहाँ पे उन्होंने cis 1,2 डाइक्लोरोइथिलीन का एग्जांपल डिस्कस किया है और इसका डाइपोल मोमेंट उन्होंने बोला है cis 1,2 डाइक्लोरोइथिलीन हैज डाइपोल मोमेंट 1.89 d by while that of trans compound has 0. अब ट्रांस कंपाउंड में वो 0 क्यों है ये हम देखने वाले हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये कार्बन है और यहाँ पर ये कार्बन है. ओके, तो अब ये जो है यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है. तो यहाँ पे हम कौन सा नॉमेनक्लेचर यूज कर सकते हैं? यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं सिस एंड ट्रांस. तो ये सिस एंड ट्रांस में अगर हम यूज कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे देखना है कि ये वाला स्पेसिफिक आइसोमर कौन सा है. तो अब यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन ये कैसे अपोजिट में है. तो अपोजिट में अगर है तो ये हो गया तुम्हारा ट्रांस आइसोमर. इसलिए इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि ये वाला जो आइसोमर है ये ट्रांस है. इसकी डायपोल मोमेंट उन्होंने कितनी बताई? 0. तो अब देखेंगे कि यहाँ पर 0 क्यों है. तो अब देखो यहाँ पे क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अब क्या करेगा, ये इधर के कार्बन के, ये कार्बन के ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो उसकी तरफ खींचने का ट्राई करेगा. तो ये उसकी तरफ खींच रहा है. सेम वैसे ही ये कार्बन पे जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो ये इस तरफ खींचेगा. तो इसका मतलब क्या कि ये कार्बन को ये इधर खींच रहा है, ये कार्बन को ये इधर खींच रहा है. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है यहाँ पे 0 हो जाती है. यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं बचता है. इसलिए यहाँ पे क्या हो गया फिर इसका डायपोल मोमेंट 0. और वही अगर सिस आइसोमर हम लेंगे तो सिस आइसोमर में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ पे जा रहा है. यहाँ से क्या हो रहा है, Cl इधर की तरफ ले रहा है और यहाँ पर से Cl इधर की तरफ ले रहा है, क्योंकि Cl कैसे एक साइड में है. तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, सिस. तो सिस आइसोमर में क्या होता है कि ये कार्बन की ओर से, अब ये हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो, अगर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सॉरी ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, और जो इलेक्ट्रो निगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा. तो यहाँ पे H पॉजिटिव है तो ये ऐसे देगा इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ, और ये कार्बन की तरफ से ये क्या करेगा, Cl खींचेगा. तो इसका एक फ्लो बन रहा है. ठीक है, ये वैसे ही यहाँ पर भी देखो इसका एक फ्लो बन रहा है. तो ये जो फ्लो बन रहा है इस वजह से यहाँ पे क्या जनरेट होती है, डायपोल मोमेंट. तो वो डायपोल मोमेंट सिस आइसोमर में 1.89 दिखाई देती है, वही ट्रांस आइसोमर में दिखाई नहीं देती. अब यहाँ से क्या हो रहा है कि ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है,
हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन पुश करेगा वो यहाँ से ऐसे ये कार्बन की तरफ जाएगा और ये कार्बन से ऐसे फ्लो होगा, तो ये इस तरफ खींच रहा है और वही ये इधर के कार्बन का इधर के हाइड्रोजन का ये इस तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे ये बीच में आ ही नहीं रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो ये नहीं आने की वजह से यहाँ पे डायपोल मोमेंट कितना हो गया 0। और वही यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो बना रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बना रहा है वो है सिस आइसोमर, इसलिए सिस आइसोमर में डायपोल मोमेंट क्या होती है, ज्यादा। तो सिस आइसोमर का डायपोल मोमेंट ज्यादा और ट्रांस आइसोमर का डायपोल मोमेंट कम, ये जनरली ऑब्जर्व किया गया है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये एक शॉर्ट पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई सिस की डायपोल मोमेंट रहेगी ज्यादा और यहाँ पे ट्रांस की डायपोल मोमेंट रहेगी ट्रांस की कम, ठीक है। तो अब ये स्पेसिफिकली सिस और ट्रांस के बारे में बोला है। तो सिस और ट्रांस कहाँ पे चलेंगे, जब हमारे सेम सेम एटम होंगे। यहाँ पे सेम एटम है, पर इसी जगह पे अगर मैंने कोई दूसरा केस डिस्कस किया, जैसे कि ये यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर कौन सा आएगा फिर, ई एंड जेड। तो वही ई एंड जेड का नॉमेनक्लेचर जब आएगा तब समझ लेना कि आपको क्या ध्यान में रखना है कि ट्रांस आइसोमर जो होता है वो ज्यादा रहेगा। ट्रांस आइसोमर की डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगी, ट्रांस की डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगी और सिस की डायपोल मोमेंट कम रहेगी। कब, जब वो ई एंड जेड रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिखने से अच्छा है कि हम कैसा लिखे इसको, सिस एंड ट्रांस में लिखने से अच्छा इसको हम ई एंड जेड में लिखे। तो अब यहाँ पर सीधा सीधा हम कैसे लिख सकते हैं कि ई और जेड, जब ई रहेगा तुम्हारा तो डायपोल मोमेंट क्या रहेगी, तुम्हारी डायपोल मोमेंट इंक्रीज होगी, और जेड अगर रहेगा तो डायपोल मोमेंट डिक्रीज होगी, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यहाँ पर दोनों सेम सेम एटम थे। तो अगर मैंने यहाँ पर ऐसे इधर क्लोरीन लगाया और इधर क्लोरीन लगाया, यहाँ पर क्लोरीन, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बना ही नहीं रहा है यहाँ पे बीच में। यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो डायपोल मोमेंट, यहाँ पे जीरो फ्लो है, तो जीरो म्यू मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये जीरो म्यू मिलने की वजह से यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो आता है, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं रहा है। बट वही अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर मैंने लगा दिया जैसे कि CH3, तो ये क्या करेगा, CH3 यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुश करेगा इधर और ये खींचने वाला है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगी। तो ट्रांस आइसोमर की यानी ई आइसोमर की जब ई नॉमेनक्लेचर आएगा तब उसमें ई आइसोमर की डायपोल मोमेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जेड आइसोमर। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जेड आइसोमर में क्या होगा, CH3 ऐसे इलेक्ट्रॉन पुश करेगा और यहाँ से लेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने में उसको कठिनाई होती है। ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन देने में, अपोजिटली डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन देने में आसानी होती है। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट दोनों में भी दिखाई देगा और यहाँ पे ट्रांस का जो डायपोल मोमेंट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिस। अब तीसरी जो मेथड होती है वो सोल्युबिलिटी की होती है, ठीक है। तीसरी वाली मेथड जो होती है वो सोल्युबिलिटी की होती है। द पुअर पैकिंग लीड्स टू वीकर फोर्सेस। अब अगर पुअर पैकिंग होगी तो उसको फोर्सेस कम लगेंगे, ठीक है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ सिस आइसोमर, ठीक है। दीज वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैन बी इजीली ब्रोकन बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके, ऑफ सॉल्वेंट। अब डाइलेक्ट्रिक सॉल्वेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से वो ब्रेक हो जाएगा। हेंस सिस आइसोमर हैव ग्रेटर सोल्युबिलिटी देन ट्रांस आइसोमर। अगर तुम्हारा कंपाउंड जल्दी सोल्यूबल हो जाता है तो वो सिस आइसोमर होता है, और अगर कंपाउंड जल्दी सोल्यूबल नहीं होता है तो वो ट्रांस होता है। वही ऑपोजिट कंसेप्ट हो जाएगा जब ई एंड जेड आएगा, बराबर है। जब ई आएगा तब वो ज्यादा सोल्यूबल होगा और जेड आएगा तब वो कम सोल्यूबल होगा। व्हाई, बिकॉज दे हैव डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने ई एंड जेड का ही कंसेप्ट बोला नहीं है, पर सिस और ट्रांस का बोला है। तो इन्होंने क्या बोला है कि सिस अगर रहेगा सिस को तो वो ज्यादा सोल्यूबल होगा, और ट्रांस अगर होगा तो वो कम सोल्यूबल होगा, ट्रांस कम सोल्यूबल होगा। इतना ही ध्यान में रखना है। सिस की सोल्यूबिलिटी ज्यादा, ट्रांस की सोल्यूबिलिटी कम। अगर तुम्हारा कंपाउंड जल्दी सोल्यूबल हो जाएगा तो वो रहेगा सिस,
और अगर तुम्हारा कंपाउंड जल्दी सोल्यूबल नहीं होगा तो वो रहेगा ट्रांस। दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे सिस में वीक फोर्सेस होते हैं जो कि सॉल्वेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से ही ब्रेक हो जाते हैं, और यहाँ पे ट्रांस में वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, इसलिए वो जल्दी ब्रेक नहीं होते। समझ में आया? इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट में भी ये बात ध्यान में रखनी है आपको। वही सेम चीज यहाँ पर है। अब केमिकल मेथड, द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखो केमिकल मेथड में उन्होंने क्या कहा है, द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल फ्रॉम एन ओपन चेन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इजीली when the reacting group are close to each other। अब reacting group अगर close होंगे एक दूसरे के तो वो cyclization में जाते हैं। This fact is useful in assigning the configuration to cis trans isomer। ठीक है, cis trans isomer बताने के लिए ये configuration हमको काम में आएगा कि अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल साइक्लाइज हो जाता है तो वो सिस होगा, और अगर वो साइक्लाइज नहीं होता है तो वो ट्रांस होगा। तो इन्होंने एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस किया, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस। तो यहाँ पर मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है ये हम देखने वाले हैं अभी। तो मैलिक एसिड रेडिली फॉर्म्स साइक्लिक अनहाइड्राइड whereas fumaric acid does not। Obviously malic acid must be in the cis form while fumaric acid in trans form। अब इनका क्या कहना है ये हम देखेंगे। तो अब आपको सबसे पहले मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये होता है मैलिक एसिड और इसी का ट्रांसफॉर्म होता है, इसको कहते हैं हम फ्यूमेरिक एसिड, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था। तो अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कैसा कैसा है वो स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में दिखेगा आपको। तो यहाँ पर होता है कार्बन, यहाँ पर होता है दूसरा कार्बन, यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड OOH, ये है तुम्हारा एसिड ग्रुप। और वैसे सेम यहाँ पे C डबल बॉन्ड OOH, ये होता है तुम्हारा दूसरा वाला एसिड ग्रुप। यहाँ पे होता है 1 2 3 4 H, और यहाँ पर होगा तुम्हारा H। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये सिस फॉर्म में आ जाता है तो यहाँ पर से एक ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर सीधा अटैक कर देता है और यहाँ से बाहर चला जाता है पानी। यहाँ पर से बाहर चला जाता है H2O, और H2O जाने के बाद में आपको मिल जाता है ऐसा कुछ कंपाउंड C डबल बॉन्ड C। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर से दिखेगा आपको C डबल बॉन्ड O, ये है तुम्हारा कार्बन, और यहाँ पर बन गया ऑक्सीजन। यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। तो जब ऐसा ये स्पेसिफिक मॉइटी बन जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो इसको कहते हैं अनहाइड्राइड। क्या कहते हैं इसको? अनहाइड्राइड। तो इनका यही कहना है कि जब ये सिस फॉर्म में होगा, अब देखो ये जो ग्रुप है ये एक तरफ है, ये पूरा का पूरा ग्रुप एक तरफ है, COOH और COOH ये सेम साइड में है। ठीक है, इसीलिए ये सिस आइसोमर कहा जाएगा। ये कौन सा होगा? सिस। और वही अगर हम ट्रांस आइसोमर लेंगे तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर दिया मैंने H। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, ये ऐसा हो गया। यहाँ पर दे दिया H, यहाँ पर दे दिया C डबल बॉन्ड OH। अब ये भी वही आइसोमर है, पर ये है ट्रांस आइसोमर और ये है सिस आइसोमर। तो अब जो ट्रांस आइसोमर होता है वहां पे साइक्लाइजेशन नहीं होता। साइक्लाइजेशन, ये अनहाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं होगा, अनहाइड्राइड नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे अनहाइड्राइड नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये है ट्रांस आइसोमर, और अनहाइड्राइड अगर बन गया तो ये हो गया सिस आइसोमर। तो ये सब कहाँ पे आ जाता है? केमिकल मेथड में। तो यहाँ पर ये केमिकल मेथड में ये एग्जांपल डिस्कस किया है कि इन्होंने क्या कहा है कि अगर साइक्लिक मॉलिक्यूल बनता है ओपन चेन से, अब ये कैसा था? ओपन चेन था, तो यहाँ से साइक्लिक मॉलिक्यूल बन गया अनहाइड्रेट, तो ये अगर बनता है तो वो रहेगा सिस आइसोमर। ये अगर ये ऐसा बन गया तो ये हो गया सिस आइसोमर, और अगर ऐसा नहीं बना तो वो रहेगा अनहाइड्रेट, नहीं बना तो वो रहेगा ट्रांस आइसोमर। तो साइक्लाइजेशन की प्रोसेस में अगर गया आपका कंपाउंड तो वो रहेगा सिस आइसोमर, नहीं तो वो हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। तो अभी ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, कल हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा था, तो वन बाय वन मैं आपको बोल देता हूँ कि हमने क्या क्या देखा था और हमारा चैप्टर कैसे जा रहा है, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो
सबसे स्टार्टिंग में हमने जो ये चैप्टर जब हमने शुरू किया था तो हमने स्टीरियो केमिस्ट्री, ये चैप्टर जब हमने शुरू किया था स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। तो हमने पढ़ा था आइसोमर, आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो आइसोमर के दो पार्ट पढ़ लिए थे हमने। तो यहाँ पर दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया था, इसको दो पार्ट में हमने कैटेगराइज कर दिया था। तो ये कैटेगराइज करने के बाद में हमारे दो पार्ट्स कौन से थे, एक था स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। और दूसरा था मतलब स्टीरियो आइसोमरी, वेट ए सेकंड, स्टीरियो केमिस्ट्री में आइसोमर पढ़े थे, एक था स्टीरियो आइसोमर और दूसरा था एक टाइप, उसमें हमने क्या पढ़ा था, चेन आइसोमेरिज्म। क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हमने एक पढ़ा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये थोड़ा सा ये हो गया था मुझे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने चेन पढ़ा था, उसके बाद में सेकंड वाला था पोजीशन, ठीक है, पोजीशन। उसके बाद में थर्ड में हमने पढ़ा था फंक्शनल, ये सारे हमने पढ़ लिए थे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फोर्थ में हमने पढ़ा था मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। और सिक्स में फिफ्थ में हमने पढ़ा था टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। ये सारे आइसोमेरिज्म हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद में स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारा चैप्टर डिवाइड हो गया था तीन पार्ट में, एक था ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल में हमने क्या क्या देखा था, फिर यहाँ पे हमने देखा था प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, उसके बाद में कायरल कंपाउंड क्या होता है, उसके बाद में हमने क्या इसी में क्या पढ़ा था हमने, असिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं, असिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं। असिमेट्रिक कार्बन देखने के लिए हमने क्या पढ़ा था फिर, सिमेट्री, सिमेट्री पढ़ा था। तो सिमेट्री में हमने क्या देखा था, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखी थी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखी थी, पॉइंट ऑफ सिमेट्री देखी थी, ठीक है। उसके बाद में सिमेट्री देखने के बाद में हमने क्या किया था, फिर हमने पढ़ा था रिलेशनशिप, रिलेशनशिप पढ़ा था। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मतलब क्या, इनैंशियोमर, इनैंशियोमर किसको कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर किसे कहते हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद में हमने पढ़ा था इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर, इतना ही पढ़ा था। और यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर्स के ये पढ़े थे कि D and L फॉर्म, ये कैपिटल में, ये भी पढ़ा था हमने। तो ये सारा हमने पढ़ लिया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, ठीक है। और ये हमने रिलेशनशिप सब निकाल लिए थे। अब इसका पार्ट बी जो था, यहाँ पे हमने क्या क्या देखा था, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल ये हो गया पार्ट ए हमारा। ये पार्ट खत्म करने के बाद में हमने पार्ट बी शुरू किया था। तो यहाँ पर पार्ट बी में हमने क्या क्या देखा था, तो अभी वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा हमारा चैप्टर कैसे कैसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो था वो पार्ट बी, यानी इसका जो सेकंड पार्ट है चैप्टर का, वहाँ पे था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल हमने कल परसों से स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हमने देखा था सिस ट्रांस, वेट अ सेकंड, यहाँ पर हमने देखा था सिस ट्रांस। उसके बाद में हमने क्या देखा था यहाँ पर, ई एंड जेड, ई एंड जेड ये नोमेनक्लेचर देखे थे। सिस ट्रांस कब आएगा, ये कहाँ पे दिखता है, ये डबल बॉन्ड में दिखेगा। डबल बॉन्ड अगर होगा तो ही हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऐसा कह सकते हैं। तो सिस ट्रांस कब होगा, सेम एटम अगर रहेगी तुम्हारे, सेम एटम, तब सिस ट्रांस रहेगा। अगर तुम्हारे एटम डिफरेंट रहेंगे, डिफरेंट एटम, तब आपको ई एंड जेड कहना होगा। ई माने एंटाजेन, जेड माने दूसरा में, सिस और ट्रांस मतलब सेम साइड, सेम, अपोजिट, इसको कहते हैं अपोजिट। सेम यहाँ पर क्या है, ये होता है अपोजिट और ये होता है सेम, ठीक है। तो सिस ट्रांस ई एंड जेड ये नोमेनक्लेचर हमने देख लिए थे। अब ये देखने के बाद में हमने इनके स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के मेथड अब देख लिए।
स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के। हम स्ट्रक्चर कैसे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं फिर, तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में क्या क्या देखा था। यहाँ पर हमने देखा था पहला, यहाँ पर हमने पहली जो मेथड देखी थी वो कौन सी थी, तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की मेथड थी पहली। उसके बाद में दूसरी क्या थी, डायपोल मोमेंट की मेथड थी। उसके बाद में तीसरी वाली क्या थी, तीसरी वाली थी सोल्यूबिलिटी टेस्ट, सोल्यूबल अगर होंगे जल्दी जल्दी तो वो होगी सोल्यूबिलिटी टेस्ट। और फोर्थ वाली क्या देखी थी, केमिकल मेथड। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेल्टिंग पॉइंट किसका हाई होगा, सिस वाले का कम होगा, ट्रांस वाले का ज्यादा होगा, क्यों, फोर्सेस की वजह से। यहाँ पे डायपोल मोमेंट सिस वाले का ज्यादा, ट्रांस का कम, ये हो गया दूसरा। ई का ज्यादा, जेड का कम, ये वाला एक पॉइंट ऐड कर दिया। सोल्यूबिलिटी भी सिस की ज्यादा, ट्रांस की कम, यही इसका अपोजिट यही रहेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब उसके बाद में केमिकल मेथड में अगर साइक्लिक बनता है मॉलिक्यूल, साइक्लिक मॉलिक्यूल ऑक्टेन, तो वो क्या रहेगा, सिस। अगर नहीं होता तो वो क्या रहेगा, अगर नहीं मिलता साइक्लिक मॉलिक्यूल तो वो रहेगा ट्रांस। तो ये सारा हमारा ये चैप्टर यहाँ तक आ गया था। तो अब यहाँ से आगे अब हम देखने वाले इसका पार्ट सी, जो कि रहेगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो वो जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे हम देखने वाले हैं कन्फर्मेशन किसको कहते हैं, कन्फर्मेशन क्या चीज होती है, वो कैसे स्टीरियोकेमिकल सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट है। और ये सारा का सारा जो पार्ट है ये आपको स्टीरियोकेमिकल सिंथेसिस यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियोकेमिकल सिंथेसिस में ये सब काम में आएगा। जैसे कि SN1 SN2 रिएक्शन, दीज आर नथिंग बट द स्टीरियोकेमिकल सिंथेसिस। ओके, वहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है। तो वो स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन कैसे रहती है, वो क्या रहता है, वो सब आगे का पार्ट है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड हाउ इट इज कैटेगराइज्ड और हाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स आर इन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ओके, तो वहां पर हम न्यूमन प्रोजेक्शन वगैरह देखने वाले हैं। फिशर प्रोजेक्शन शायद आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिशर प्रोजेक्शन भी हम देखने वाले है नहीं, पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो 100 हॉर्स वगैरह वो सब आपके सिलेबस में वो पॉइंट है। हम वहाँ पे न्यूमन प्रोजेक्शन में इथेन का कैसा कंफर्मेशन निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, किस लिए है, वो किस वजह से एग्जिस्ट करता है, ये सारे के सारे पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना भी है। और शायद अगले वीडियो से आपको मैं लाइव वीडियो दे सकूंगा, जिस वजह से कि हम लोगों के बीच में टू वे कॉन्वर्सेशन होगा। यानी कैसा कि यहाँ पर मैं आपको जब पढ़ाता रहूंगा तो आपको वो लाइव दिखेगा, और आप जो है वो लाइव देखकर मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं जब बोलूंगा आपको कि आपको समझ में आया है या नहीं, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ओके, तो आपको जब भी लिंक मिलेगी अब, तो हो सकता है आपको नेक्स्ट वीडियो से ही ये लाइव लिंक आपको मिल जाए, और जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है ये पार्ट हम लाइव ही डिस्कस करके इसको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में आपको तो वो मेरे चैनल पे या फिर वहाँ पे गूगल क्लासरूम में आपको ये लिंक मिल ही जाएगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बोल सकते हो, आपको कोई शिकायत होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हो, आपको कुछ सुझाव होगा तो वो भी आप मुझे बोल सकते हो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्रेरणा मिलती है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो सी यू, बाय बाय।